हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 बिलियन सॉल्यूशन चैप्टर के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहला बात मैं यही बोलता हूँ क्योंकि जितने भी क्लास कराऊंगा ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सके और आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सके, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहली बात तो यही आपको काम करना है, सब्सक्राइब करके साथ बिल नोटिफिकेशन दबा लेना है, ये काम करके, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है सही बच्चों को। मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग जो विद्यार्थी क्लास करते नहीं ज्वाइन किए तब पर भी आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा 9142529134 इस नंबर पर, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बेहतरीन वीडियो की शुरुआत होता है। आप लोग पूरे जोश और जुनून के साथ आइए और पूरे उत्साह के साथ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन करवाएंगे वो 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो बात को समझिए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोग का बिहार बोर्ड क्लास 12th है। किसी भी बोर्ड से आप लोग देख रहे होंगे बिलियन चैप्टर हर बोर्ड में पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए चैप्टर की शुरुआत होता है। आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे मोलार्ता क्या है। देखो पहले बात तो परिभाषा तो काफी ज्यादा आसान आसान होने वाला है, बस आप लोग खाली तैयार रहे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मोलार्ता होता क्या है बस वो पहले समझ लीजिए। देखिए मोलार्ता क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता होगा मोलार्ता, ये चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन ही समझिए। तो देखिए मोलार्ता एक होता है, एक मूललता होता है। क्या होता है? एक मोलार्ता और एक मूललता होता है। तो यहाँ से ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा तो आपका लिखा हुआ है मोलार्ता। क्या लिखा हुआ नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? अच्छा थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए आप तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। मोलार्ता, ठीक है। तो देखिए मोलार्ता जो होता है किसी विलयन के एक लीटर आयतन में, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, जब मोलार्ता के बात आएगा ना तो 1 लीटर में उपस्थित, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या जो होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलार्ता बोलते हैं। यानी कि मोलार्ता के बात आएगा ना बस एक ही बात याद रखें, मोलार्ता का मतलब 1 लीटर। क्या चाहिए? मोलार्ता के बात करेगा तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को हम लोग मोलार्ता कहते हैं। बड़ी आसान परिभाषा है। एक फिगर आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। ये 1 लीटर है, ठीक है। इसमें क्या गोल दिया गया है? ये 1 लीटर है। इस विलयन का नाम क्या चाहिए? इसमें 1 लीटर है और इसमें क्या ये मोलों की संख्या है। क्या ये इसके अंदर मोलों की संख्या बस। और इस बिलियन कौन सा है प्यारे बच्चों? तो ये आपका 1 लीटर बिलियन है। कि क्या चाहिए? 1 लीटर का बिलियन है बस। इसमें आप लोग को मोल इस प्रकार से घोल देना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिगर बस इस प्रकार से आपको बना देना है और आपको परिभाषा में लिख देना है किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या बोलेंगे? तो मोलार्ता बोलेंगे। कितना आसान परिभाषा, बताइए क्लियर है ना? एकदम आसान आसान परिभाषा है प्यारे बच्चों। अच्छे तरीके से इसको आप लोगों को क्लियर कर लेना है और बहुत अच्छा आपको करना है। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, इस चैप्टर, क्योंकि इससे 2 नंबर के 5 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे। और देखिए मोलार्ता को कैपिटल एम से सूचित करते जानते हैं कि नहीं? मोलार्ता को कैपिटल एम से और मोलार्ता आगे पढ़ेंगे उसको स्मॉल एम से सूचित करेंगे। तो मोलार्ता किससे सूचित होगा? तो कैपिटल एम से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर मोलार्ता का फार्मूला क्या होता है? तो मोलार्ता का फार्मूला होता है विलेय का मोल बटा में बिलियन का आयतन। आयतन इसमें क्या चाहिए होता है? मोलार्ता आयतन जो होता है लीटर में होता है। एक मोलार्ता जो केजी में होगा, लेकिन मोलार्ता के बात आएगा तो हमेशा ये लीटर में होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो विलेय का मोल बटा बिलियन का आयतन लिखा हुआ है, यानी ऊपर में विलेय का मोल है, यानी कि मैंने बोला किसी बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, जितना विलेय का मोल होगा बटा बिलियन का जो आयतन होगा उसी के अनुपात को हम लोग बोलेंगे प्यार बच्चों मोलार्ता। सारा चीज लिखा हुआ है बोर्ड पर ही आपका। विलेय का मोल जो बिलियन है उसमें 1 लीटर, उसमें विलेय का मोल कितना उसी का आयतन का अनुपात है, वो आपका प्यारे बच्चों मोलार्ता है, ठीक है। और इसका मात्रा क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। ये बात को थोड़ा याद रखिएगा, आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछता है कि मोलार्ता का मात्रा क्या होता है। तो मोलार्ता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये 5 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या होगा? इससे कैसे हो सकता है हम बोल रहे हैं, तो बात को ध्यान दो। आपके बोर्ड में आएगा कि मोलार्ता, अगला साल भी आ सकता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मोलार्ता मोलार्ता
एक अभी मोलार्ता करवाया, उसके बाद मोलार्ता और मोल प्रवाह को परिभाषित करें, 5 नंबर में आ सकता है। 2026 के लिए गेस क्वेश्चन है, मेरे द्वारा तैयार किया गया, ठीक है, तो आ सकता है, तो बात को समझिए पहले, तो 5 नंबर में भी आ सकता है। तो मोलार्ता क्या है, तो ध्यान दीजिए, किसे बिलाया के 1000 ग्राम, इसमें क्या चाहिए, 1000 क्या चाहिए, 1000 घुला हुआ है, 1 केजी क्या चाहिए, बिलियन है, क्या चाहिए, 1 केजी का बिलियन है, यानी कि इसे विलायक के 1000 ग्राम में, यानी कि 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि 1 केजी बिलियन में जो मोलों की संख्या ना, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम में, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोलालता, यानी कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में या तो 1 केजी में क्या चाहिए, तो विलेय के मोलों की संख्या, इसके अंदर क्या चाहिए होना चाहिए, विलेय का मोल होना चाहिए, विलेय का मोल, और बिलियन का आयतन कितना है, तो आपको 1 लीटर है, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, 1 लीटर है, क्या चाहिए, ये एक सॉरी 1 लीटर में 1000 ग्राम है, ठीक है, 1000 ग्राम का मतलब 1 केजी, ठीक है, तो बस इतना ही है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, और कुछ नहीं बोलना है, परिभाषा ये बोलना है कि से बिलियन के 1000 ग्राम या 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलालता कहते हैं। और मोलालता क्या होता है, तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। और मोलालता किसी बिलियन के 1000 ग्राम या 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलालता कहते हैं। फॉर्मूला देखिएगा, पहले बात तो मोलालता को स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है, ये बात तो आपको लिखना पड़ेगा ही, ठीक है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एम बराबर विलेय का मोल, ऊपर में जो होगा, जिस जैसे कि मान लो इसे विलेय का मोल मान लो कुछ होगा, जितना भी हो विलेय का मोल, और बट्टा में बिलियन का आयतन, किसमें, लीटर में कि ग्राम में, तो कहोगे लीटर में, क्योंकि मोलालता 1 केजी में होता है, क्या चाहिए होता है, 1 केजी या तो 1000 ग्राम में होता है, इसीलिए बट्टे में बिलियन का आयतन लिखिएगा ना, तो बगल में 1 केजी या तो 1000 ग्राम लिख दीजिएगा, इससे पता चले कि बिलियन का जो आयतन है लीटर में है कि आपका केजी में है, लीटर में है तब तो मोलालता, अगर केजी में है तो मोलालता, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसका मात्रक देखिएगा, तो बड़े ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है कि मोलालता का मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति केजी होता है, क्या होता है, मोल प्रति केजी होता है। बहुत आसान चीज है, वो आसान चीज जो आपको परेशान कर सकता है, ये वही चीज है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से नोट्स बनाना, एकदम सुंदर सा लिखना है कॉपी में, और बहुत अच्छे तरह से तो उसको एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। और जो मैं करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आराम से कर लेना है, एकदम इतना आसान है कि आप मेहनत कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े थे, नंबर आपको दिख रहा है ना नंबर, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हुआ, मच्छर लगा हुआ है, क्या करे, पाप करना पड़ता है मच्छर को मारने के लिए, लेकिन भाग गया। अगला देख लीजिए, मोल प्रवास देखिए, मोल प्रवास देखिएगा, दिख रहा है ना, मोल प्रवास मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबर, मोल प्रवास को मोल अंश भी कहा जाता है, 11th क्लास में पढ़ना था ये सब चीज, ठीक है, 11th केमिस्ट्री में। तो मोल प्रवास या मोल अंश होता क्या है, तो ध्यान दे दीजिए, मोल प्रवास मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में तीनों क्वेश्चन आ सकता है, मैंने जो पहले से 2 क्वेश्चन करवाया, इसको करवाया, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में है। तो देखो मोल प्रवास या मोल अंश होता क्या है, समझ लीजिए, एकदम बहुत आसान है, बहुत चुटकी में बनने वाला क्वेश्चन है। देखिए, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या तो विलायक के मोलों की संख्या, ध्यान से सुनिए, कोई बिलियन है, उसमें विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात को मोल प्रवास कहते हैं। अब ध्यान से समझो, रटो नहीं, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या,
तथा बिलियन उपस्थित कुल मोलों की संख्या को हम लोग मोल प्रवास कहते हैं। थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, एकदम पक्का आपको दिमाग में चल जाएगा। माना कि किसी बिलियन है, बिले के मोलों की संख्या क्या चीज मान लिया जाए, N1 मान लीजिए। बिले पहले समझ लो, बिले बिलाया क्या है। बिले जो होता है ना, जिसकी मात्रा का बिलियन में कम होता है ना, उसको बोलते हैं बिले। जैसे चीनी हो गया, कम मात्रा रहता है शरबत में, और प्लस में बिलाया क्या चीज होता है, जिसकी मात्रा बिलियन में ज्यादा हो। जैसे हो गया या पानी, क्या चीज हो गया, पानी। और बिलियन क्या चीज होता है, शरबत। क्या चीज होता है, शरबत। शरबती क्या चीज हो गया, बिलियन। तो बिलियन हो गया, तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो आप लोग बिले कौन होता है, जिसकी मात्रा कम हो। बिलायक कौन होता है, जिसकी मात्रा देखो। शरबत जैसे हो गया बिलियन, तो बिलियन हो गया दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण। तो ये हुआ बात क्लियर। तो विलय के मूलों की संख्या मान लिया किसे में, बिलियन में n है, और विलायक के मूलों की संख्या n2 है। यानी कि विलय के जो अणु होंगे ना, यानी चीनी, उसको मैंने n1 मान लिया, और विलायक के जो अणु होंगे ना, जो पानी के अणु, उसको मान लिया मैंने क्या चीज, n2। देख लीजिए, n2 मान लिया। तब बिलियन में कुल मोलों की संख्या क्या हो गया, यानी कि बिलियन में कुल मोलों की संख्या हो गया चीनी का भी मोल और हाँ पानी का ही मोल। तो दोनों का मोल हो गया ना, पानी का मोल और चीनी का मोल। इसी का अनुपात जो होता है ना प्यारे बच्चों, उसी को अनुपात को हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाव। तथा बिलियन में कुल मोलों की संख्या कितना हो गया, तो विलायक मोलों की संख्या ये आपका हो गया प्यारे बच्चों N2, यानी कि ये पानी हो गया। ठीक है, तो बिलियन में कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कुल मोलों की संख्या चीनी प्लस पानी हो जाएगा, यानी कि N1 प्लस N2 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, बड़ी आसान है, तो पीछे करके समझ ना समझ में आए तब यहाँ पर मोल प्रवाह हमको निकालना रहेगा विलय का। तो विलय का मोल प्रवाह क्या हो जाएगा, तो विलय का मोल प्रवाह हो जाएगा N1 बराबर N1 है विलय का। विलय को मैंने क्या माना, n, तो विलय का फॉर्मूला हो जाएगा N1 बराबर N1 प्लस N2, एन बटे N1 प्लस N2। एन का मतलब क्या चाहिए, विलय, और बट्टा में विलय प्लस विलायक, यही ना है। थोड़ा ध्यान से समझो, बड़ी आसान है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, हमको थोड़ा पता नहीं, लेकिन समझिए बहुत आसान है। कि माना किसी बिलियन में विलय के मोलों की संख्या N1 है, मतलब चीनी के मोलों की संख्या N1 है, और विलायक के मोलों की संख्या मतलब पानी का मोलों की संख्या N2 है। तो कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, चीनी और जल, वही ना हो जाएगा कुल मोलों की संख्या। और इसी को डिवाइड करना है। मान लीजिए आपको निकालना है विलय का मूल प्रभाव, यानी कि चीनी का मूल प्रभाव। चीनी बटे चीनी प्लस पानी, यही ना होगा। मान लो हमको पानी का निकालना है, विलय का मूल प्रभाव। तो यहाँ पर पानी बराबर क्या हो जाएगा, पानी का निकालना है, तो पानी बटा चीनी प्लस पानी, यही ना हो जाएगा। थोड़ा समझो, बहुत आसान है। और मोल प्रवाह का एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करें तो आप लोग लिख दीजिएगा x बराबर N1 प्लस n बटे N1 प्लस N2, या तो एक और फॉर्मूला लिख दीजिएगा यहाँ से x2 बराबर N2 बटे N1 प्लस N2। बस इतना लिख दीजिएगा, बस इतना ही आपको करना है, नंबर मिल जाएगा। परिभाषा है किसी बिलियन पर से विलय या विलायक के मूलों की संख्या, जैसे कि आपको पता है विलय प्लस विलायक के मूलों की संख्या मतलब बिलियन पर से कुल मूलों की संख्या, मतलब कि विलय और विलायक के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों बहुत आसान चीज है, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने पूरा प्रयास किया समझाने का। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप लोग एक कमेंट स्पेशल से करना, तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। अब इसका देखिए, आप लोग इसका अनुपात भी निकाल सकते हैं। मोल प्रभाव वाले फॉर्मूला तो होबे करता है, बाकी विलय अनुपात से विलय के तथा विलायक के मोल प्रभाव का हमेशा योगवान होता है। विलय का मोल प्रभाव क्या होता है, N1 बचे N1 प्लस N2। ठीक है, ये विलय का है। विलय बट्टा में क्या चाहिए, विलय प्लस विलायक। ठीक है, और विलायक के मोल प्रभाव क्या चाहिए होता है, N2 बटे N1 प्लस N2। लघुत्तम आपका क्या चीज हो जाएगा, N1 प्लस N2। तो ये ऊपर में भी आपका यही चीज हो जाएगा, N1 प्लस N2। तो ये आपका काट जाएगा प्यार बच्चों, और अब काट के क्या चाहिए हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मोल प्रवाह किसी व्यंजन में विलय तथा विलायक का क्या चाहिए होता है, 1 होता है मोल प्रवाह। देख लीजिए x1 प्लस x2 बराबर 1, और किसी शुद्ध पदार्थ का मोल प्रवाह 1 होता है। ये सब थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने पूरा प्रयास किया आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। मुझे तो नहीं पता आपको समझ में आएगा, अगर आप लोगों ने दिमाग लगाएगा ना तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, क्या ही बताएं इस क्वेश्चन के बारे में। ये देखो थोड़ा सा बेसिक है प्यारे बच्चों, आधे प्रगम में झिल्ली के बारे में पहले समझो तो आगे समझ में आ जाएगा। देखिए आधे प्रगम में झिल्ली ऐसे होते हैं, ये झिल्ली होता है, ये आपको दिख रहा है लाल लाल, ये झिल्ली है। कौन सा झिल्ली है, अर्ध प्रगामी झिल्ली। इसका काम होता है ना, जैसे कि आपको पता है विलायक कौन होता है, जिसकी मात्रा बिलियन में अधिक हो,
और विलेय कौन होता है? जिसकी मात्रा कम हो। जैसे कि आप एक गिलास शरबत घोरे, क्या घोरे? एक गिलास आप शरबत घोरे, उस शरबत की बात किया जाए ना, जिस शरबत आप पी रहे हैं उसमें पानी की मात्रा अधिक है, मतलब विलायक की मात्रा अधिक है, और चीनी की मात्रा कम है, मतलब विलेय की मात्रा कम है, और टोटल मिला के क्या चाहिए? वो विलियन, मतलब शरबत है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना झिल्ली लाल कलर में, इसको बोलते हैं अर्ध परगाम्य झिल्ली, अर्ध परगाम्य झिल्ली। इसका काम क्या चाहिए? तो इसका काम देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इसका काम क्या है। बताओ, विलेय पानी की मात्रा इधर क्या चाहिए? अधिक न है, तो क्या कर रहा है? विलायक की मात्रा को उस तरफ भेज रहा है ना। देखो इसमें विलेय का कण नहीं घट रहा है, देख लो ये विलेय का कण गिन के, एगो कण, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, इधर भी गिनो, सात गो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, सात गो है ना। थोड़ा ना दिख रहा है ना तो जूम कीजिए, जूम करने के लिए उसमें है फंक्शन यूट्यूब में। तो सात गो आपको दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, सात गो नो। तो बताओ इधर जाल घटा, लेकिन अनु ने घटा, जाल घट कितने सुख हो गया, लेकिन इधर बढ़ गया। यही परगा में झिल्ली का काम। तब देखिए ऐसे झिल्ले जिससे सिर्फ विलायक के कण पार हो सकते हैं। अब बताओ, कहो विलायक के कण पार नहीं हुए, पानी ना सिर्फ उधर उधर गया, विलेय के कण गया। ये जो आपको विलेय का कण दिख रहा है ये पार हुआ, सात हुआ अभी भी है, बाद में भी है। सिर्फ पानी जो है ना विलायक के कण वो पार हो सकता है अर्धपरिगामी झिल्ली में। अच्छा ऐसा बात है, यानी अर्धपरिगामी झिल्ली में सिर्फ विलायक के कण पार हो सकते हैं। हाँ प्यारलाल, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ बिहार बोर्ड 2020 में, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसा झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के कण पार हो सकते हैं परंतु विलेय के कण नहीं, मतलब छोटे छोटे सात को जो है इन्हें ना पार हुआ, देखिए सिर्फ विलायक के अणु पार हो गए, तो इस झिल्ली को हम लोग कहेंगे अर्धपरिगामी झिल्ली। वहीं लिखा हुआ ऐसा झिल्ली सिर्फ जिससे सिर्फ विलायक के कण पार हो सकता है परंतु विलेय के कण पार नहीं हो सकते, तो उसे अर्धपरिगामी झिल्ली कहेंगे। कितना आसान है, हाँ बहुत बढ़िया है। फिगर देख लीजिए, ऐसा कुछ है। अब वो समझिए, तब प्रासरण क्रिया ऐसा है कि आपको समझ में ना आए, और जब वो आप समझ लिए तो प्रगम में झिल्ले, तो बताइए ना समझ में आएगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि ना आएगा? एकदम चुटकियों में क्लियर। आइए देखते हैं प्रासरण क्रिया क्या है, उसके बाद उल्टा प्रासरण भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रासरण दाब भी है जो मोस्ट भी है। ये देखिए प्रासरण क्रिया क्या है, तो जब दो बिलियनों को एक दूसरे से, दो बिलियन आपको देख रहा है, बिलियन नंबर 1 और बिलियन नंबर 2 बना हुआ है ना फिगर। अरे कुछ करना फिगर बनाने के लिए, ऐसे से आपको बिलियन लेना है, बस इसमें आपको बंटवारा कर लेना है, फिर आधे प्रोग्राम में इस प्रकार से आपको दे देना है, फिर इस प्रकार से बिलियन लगा लेना है, दो, बस कुछ नहीं करना। दो बिलियन को एक दूसरे से आधे प्रकार में जिले से रखते हैं। इसमें देखेगा ना आधे प्रकार में जिले प्राशन में, इसमें आपको दिख रहा है पानी, इस तरह पानी दिख रहा है ना ज्यादा, और अणु की संख्या कम दिख रहा है ना। और इधर देखोगे ला, दूसरा बार में क्या हुआ, तो दूसरा बार में सब के सब आधे प्रकार में जिले से जिसको बाहर अलग किए थे ना, सब के सब पानी चल गया उधर ही, ला पूरा पानी उधर, और रह गया इधर अणु, चीनी के कान रह गया और पानी चल गया उधर। तब ध्यान दीजिए, जब दो बिलियनों को एक दूसरे से कौन सा जिले, तो आधे जिले, एसपीएम इसको शॉर्ट में कहा जाता है। जब दो बिलियनों को एक दूसरे से आधे जिले द्वारा अलग रखते हैं तो तनु बिलियन से विलायक के कण सांद्र बिलियन की ओर प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की ओर प्रवेश कर रहा है। अब कहोगे ये तनु और सांद्र कौन है? प्यारेलाल, जो आप लोग चाय ये जो शरबत पीते हो ना, तनु बिलियन है, और जो छेना का रसगुल्ला का जो रस होता है ना, वो सांद्र बिलियन है। कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैसे पहचानेंगे? बात सही है, कैसे पहचानूंगा मैं बताता हूँ। जिसमें चीनी की मात्रा कम है ना, वो आपका क्या चाहिए? वो क्या चाहिए? तनु विलियन। और जिसमें चीनी की मात्रा अधिक है वो सांद्र विलियन है। अच्छा, तब तो शरबत पीते हो तनु विलियन है। हाँ, जो शरबत आप पीते हैं ना घर पर बना के ठंडे में, गर्मियों में एकदम ठंडा ठंडा, तो वो तनु विलियन है। अच्छा, यानी पीने लायक वो तनु विलियन है। हाँ, अब बताओ, क्या बे तुम रसगुल्ला का पानी पियो हो? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा अधिक है। वो सांद्र विलियन है जो पीने लायक नहीं, बहुत ज्यादा उसमें चीनी है, विलेय की मात्रा अधिक है। समझ गए ना, सांद्र विलियन तनु विलियन बात के लिए। तो देखो यहाँ पर बताओ, इधर चीनी की मात्रा देख रहे हो, इधर बिलाय, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है विलेय के कण की मात्रा अधिक है ना। कहोगे हाँ इसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक है, यानी कि चीनी की मात्रा बड़ी अधिक है, और इधर कम है, इधर चीनी इधर पानी बड़ी ज्यादा है। अच्छा, तब तो इसको प्रगामी जिले से अलग किया गया, तब तो पानी भी उधर सब चल जाएगा। हाँ सही सोचे हैं। इधर अगर प्रगामी जिले देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रगामी जिले से इसको अगर अलग कर दिए ना प्यारेलाल,
अल्लाह सब के सब पन्ने चल जाएगा उधर साइड दाएं साइड, देखो इधर चल जाएगा। देखना अगला वीडियो अगला फिगर में देखो, ये अनुआ का तुम गिन लो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो, इधर में 15 गो। देखिए 5 10 15, यानी अणु की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, विलेय के कणों की संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन विलायक के कण जो है आद्य झिल्ली को पार कर जा रहा है। यहाँ पर देखो पानी की मात्रा इतना भरल था, लव हवा इतना भरल था, तो यहाँ से घट के यहाँ पहुंच गया, सब के सब पानी चल गया उधर। काहे? आद्य झिल्ली का काम है कि विलायक के कणों को आद्य झिल्ली से पार करा लेना। अच्छा ऐसा बात है, तब तक बहुत गलत कर रहा, हाँ गलत कर रहा है, पूरा के पूरा पानी को उधर चले ले है, समझिए ऐसा बात है। इधर इधर मोलों की संख्या देखना है तो बताओ इधर कौन सा बिलियन, ये तनु कौन सा बिलियन, शांत बिलियन है, और इधर कौन सा बिलियन है, तनु बिलियन, ठीक है। और इधर क्या उधर उल्टा फिर हो गया, इधर देखिएगा ना तो शांत बिलियन की ओर सारा का सारा पानी चला गया है और तनु बिलियन में कम रह गया है, तो उल्टा काम हो गया, ठीक है ना। समझिए इतना आसान वो चीज है जो आप लोग आसानी से कर सकते हो। और बाकी प्यार बच्चों आप लोग बताइए समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए तो। ठीक है, तो बात को थोड़ा समझिए, बहुत आसान चीज है। तो इसमें परिभाषा, जब दो बिलियनों को एक दूसरे से आद्य झिल्ली द्वारा अलग रखते हैं, दो बिलियनों को एक दूसरे से आद्य झिल्ली द्वारा अलग रखा गया, नहीं आद्य झिल्ली है, दो बिलियनों को एक दूसरे से आद्य झिल्ली द्वारा अलग किया है ना, अलग किया हुआ परगामी झिल्ली अलग रखते हैं, तो तानु बिलियन से विलायक के कण आद्य झिल्ली को पार करके शांत बिलियन में प्रवेश कर जाते हैं। ये जो तानु बिलियन आपको दिख रहा है जिसमें मूलों की संख्या कम होता है, विलय के कणों की संख्या कम होता है, वो तानु बिलियन होता है। तानु बिलियन से विलय के कण पार करके कहाँ पे प्रवेश कर जा रहा है बताइए तो, विलय के कण कहाँ प्रवेश कर रहा है, शांत बिलियन की ओर। देखिए ना शांत बिलियन में सब के सब चल गया अनु, देखिए ना पूरा का पूरा विलय जो पानी रहे सब शांत बिलियन में अट गया है, और तनु में देखो कम गया है, कम गया ना, तनु ये था, इधर सर वाला तनु, इधर सर वाला शांत है, समझो। थोड़ा तनु में विलय के कारण जो होता है चीनी की मात्रा कम होता है, और शांत बिलियन में तनु चीनी की मात्रा देखा है, इसमें देखो चीनी की मात्रा देखा आपको दिख रहा है नहीं साइड, तो शांत बिलियन है, ये तनु बिलियन है क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा कम है। और तो यहाँ से देखोगे तो सब के सब पानी चला जा रहा है, शांत बिलियन में चल जा रहा है ना, देखिए वो वही चीज लिखा हुआ ना है प्यारलाल, कि जब दो बिलियन को एक दूसरे से आद्य झिल्ली से अलग रखते हैं तो तनु बिलियन से विलय के कारण पार करके शांत बिलियन की ओर चल जाता है, सब के सब बेचारा चला जाएगा उधर। कितना दुख की बात है ना, ज्यादा दुख नहीं लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आज ये प्यारे बच्चों कौन कौन कर रहा है, प्रासरण दाब क्या है, देखिए प्रासरण दाब क्या है, ये मोस्ट भी क्वेश्चन है। अरे कहाँ मच्छर, कहाँ गया मच्छरा, मच्छरा तंग किए हुए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रासरण दाब क्या है, तो देखिए थोड़ा समझिए, बहुत आसान चीज है। प्रासरण दाब क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, इंग्लिश मीडियम दिख साहब भगवान उधर से, हाँ तो है ये बटन यहाँ पर दबाने के लिए 8 5। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है प्रासरण दाब क्या है, तो देखिए प्रासरण दाब को थोड़ा ध्यान पूर्वक समझेंगे और यहाँ पर देखेंगे प्रसरणित दाब क्या है। तो देखो बिलियन पर लगाया गया वाह दाब, क्या चीज प्यारलाल, वाह दाब, वाह का मतलब बाहरी दाब, तो यहाँ पर बिलियन पर आरोपित वाह दाब जिसके कारण बिलियन का वाष्प दाब बढ़ के विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। और उतना परिभाषा नहीं याद आता, बस इतना याद रखो कि बिलियन पर लगाया गया न्यूनतम दाब, किसे बिलियन पर लगाया गया न्यूनतम दाब को प्रसरणित दाब कहते हैं। ये बिलियन पर देखिए न्यूनतम दाब लग रहा है, जो न्यूनतम दाब लग रहा है ना इस पिस्टल से, ये जो पिस्टल आपको दिख रहा है, पिस्टल जो हवा नहीं बढ़ता साइकिल वाला वैसा ही पिस्टल होता है, तो पिस्टल से बिलियन पर क्या, एक बिलियन पर क्या लग रहा है, न्यूनतम दाब लग रहा है ना, यानी आद्य झिल्ली द्वारा बिलियन पर लगाया गया न्यूनतम दाब, आद्य झिल्ली द्वारा झिल्ली द्वारा बिलियन पर लगाया गया न्यूनतम दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। अगर वो नहीं याद है मेरे प्यारे लाल तो ये याद रहेगा कि बिलियन पर आरोपित वाह दाब, बिलियन पर आरोपित वाह दाब जिसके कारण बिलियन का वाष्प दाब बढ़ करके, बिलियन का वाष्प दाब बढ़ करके विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, बिलियन का वाष्प दाब बढ़ के विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिसे बिलियन का प्रासरण दाब कहते हैं, और इसको पाई से सूचित करते हैं, किसके द्वारा, पाई के द्वारा। दो परिभाषा आपके पास है, कौन याद रखेंगे, पहला ये कि बिलियन पर किसी बिलियन पर
अर्धपरिगम में झिल्ली द्वारा लगाया गया न्यूनतम दाब को प्रसरणी दाब कहते हैं। ये याद रखेंगे या ये याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी याद कर लीजिए, आपको डिसाइड करना है। लेकिन प्रसरणी दाब मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बात को ध्यान रखिएगा। उल्टा प्रासन, ये तो मोस्ट VVI ये आ जाएगा 2026 में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा गेस कर देता हूँ, प्रसरणी दाब रहेगा या तो ये क्वेश्चन पक्का रहेगा ही एग्जाम में। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ 2026 के लिए, ठीक है। 100% में रख लिया जाए। प्रसरणी दाब या तो उल्टा प्रासन आ सकता है, ठीक है। लेकिन देखो 100% अब ये ही नहीं आ सकता, लेकिन जितना गेस करता हूँ उसी में से रहेगा पूरा क्वेश्चन। ये हर साल का गारंटी है, बस मेहनत से पढ़िए। वे चक्कर में न रहना, ये ही आ जाएगा। हम थोड़े क्वेश्चन तैयार करेंगे, सब अनुमान लगा सकते हैं और हर साल लग जाता अनुमान लगाते हैं तब। देख लो यहाँ पर उल्टा प्रश्न क्या क्या है। साल्ट वाटर दिख रहा है, इधर फ्रेश वाटर। फ्रेश का मतलब इसमें नमक नहीं, 1-2% हो सकता है। देखिए 1-2% है तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर क्या चीज है, अर्धपरिगामी झिल्ली मेरे प्यारे लाल के चाहिए, अर्धपरिगामी झिल्ली। साल्ट वाटर यानी कि यहाँ पर नमक वाला पानी है, उधर में फ्रेश वाटर है। प्योर वाटर है, ये आप लोग का थोड़ा जो है ना मिलावटी वाटर है, ठीक है। तो ध्यान देख लीजिए यहाँ पर, किसी विलयन के ऊपर प्रासरण दाब से अधिक, अच्छा किसी विलयन के ऊपर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा करके, किसी विलयन के ऊपर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा करके उसके विलायक के कण को, इसमें जो भी विलायक के कण होगा उसको शुद्ध विलायक में प्रवेश कराने के क्रिया क्रिया को क्या करते हैं, उल्टा प्राशन कहते हैं। यानी किसी विलयन के ऊपर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा करके विलायक के कण को शुद्ध विलायक में प्रवेश कराने की क्रिया को उल्टा प्राशन कहते हैं। ये जो पानी दिख रहा है ना इसमें आपको, ये विलायक के कण दिख रहा है, ठीक है। इसका मकसद है इस पर दाव लगा वो, ताकि इससे अर्धपरिगामी झिल्ली से जो पानी जो है ना वो पार करके फ्रेश वाटर में प्रवेश कर जाए। वही चीज लिखा हुआ है कि किसी विलयन के ऊपर प्राशन दाब से अधिक दाव लगा करके उसके विलायक के कण को शुद्ध विलायक में प्रवेश कराने की क्रिया को उल्टा प्राशन कहा जाता है। इस विधि द्वारा कठोर जल समुद्र जल का शुद्ध किया जाता है। इस विधि द्वारा कठोर जल या समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है उल्टा प्राशन के द्वारा, ठीक है। किसी विलयन के ऊपर प्राशन दाब से अधिक दाब लगा करके उसके विलायक के कण को, उसके विलायक के कण को शुद्ध विलायक में प्रवेश कराने की क्रिया को उल्टा प्राशन। कितना आसान चीज है भगवान, कितना आसान है। किसी विलयन के ऊपर प्राशन दाब से अधिक दाब लगा करके उसके विलायक के कण को शुद्ध विलायक में बदला जा रहा है। मतलब कि नहीं पीने लायक है, मान लो समुद्र का पानी है तो इसको अर्धपरिगामी झिल्ली से अलग कर रहे हैं ना, तो जो नमक का कण है इधर ही रह जा रहा, पानी उधर प्रवेश कर रहा था। पीने लायक एकदम पी लीजिए, और मैं भी पी लेता लेकिन पानी ही उड़ी आ रही, देखिए ये कहाँ से पी ले, ठीक है। तो ये रहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वथनांक को नयन, देखिए जब किसी विलयन में कोई आवाष्पशील विलेय पदार्थ मिले, मान लो ये कोई विलयन है, ठीक है। जब किसी विलयन में कोई आवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, क्या चीज मिलाते हैं, आवाष्पशील, मतलब जल्दी ये वाष्प ना प्रवेश करे वो पदार्थ, आवाष्पशील विलेय पदार्थ, ठीक है। इसमें आवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला जाता है तो इसको क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ध्यान से देखिए, जब किसी विलयन में कोई आवाष्पशील विलेय पदार्थ, आवाष्पशील का मतलब जल्दी वाष्प में ना बदलने वाला, जो जल्दी वाष्प में ना बदले वो आवाष्पशील पदार्थ होता है। जब किसी विलयन में, ये मान लो विलयन है, ठीक है, जब किसी विलयन में कोई आवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, अच्छा जब कोई आवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे किसी विलयन में तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होगा। हाँ, जब किसी विलयन में कोई आवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं ना तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी कि जब किसी विलयन में कोई आवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो उसके क्वथनांक में क्या होगा, वृद्धि होगा, जिसके कारण उसको हम लोग बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। और दूसरी बात, इसको डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं, डेल्टा टीवी। और ये तो आपका थोड़ा फार्मूला यहाँ पर ये जो है ना एक्स्ट्रा फार्मूला लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ये नहीं लिखिएगा ना तो चलेगा। ये आपका हो जाता है कौन सा नियम, रॉल्ट के नियम वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी से सूचित करता है। डेल्टा टीवी वाला फार्मूला होता है टीवी माइनस टी नो टीवी टीवी माइनस टी
भी नॉट होता है। यानी कि इसका मतलब हिंदी में आप लोग लिखिएगा तो क्वथनांक में उन्नयन बड़ा फॉर्मूला होता है विलियन का क्वथनांक, क्या चाहिए, क्वथनांक, समझ जाओ। और यहाँ से माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, जो शुद्ध विलायक था ना उसका क्वथनांक। यानी कि मेरा कहने का मतलब जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगा ना उसको हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। थोड़ा बढ़िया से फिगर बनाना, गोल गोल एकदम सुंदर सा फिगर, इसको नाम दे देना विलयन, एकदम सुंदर सुंदर सुनहरे अक्षरों में कर लेना एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ऐसा होता है। और फॉर्मूला ये होता है क्वथनांक में उन्नयन का, तो इसको थोड़ा समझ लो। फिर अगला क्वथनांक उन्नयन संबंधित रोल्ट का नियम, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं है कि इस नियम के अनुसार क्वथनांक में उन्नयन संबंधित क्वथनांक में उन्नयन संबंधित रोल्ट के नियम के अनुसार ये मोलालता के समानुपाती हो जाता है। यानी इसका मतलब है कि क्वथनांक में उन्नयन संबंधित जो रोल्ट का नियम है वो किसके समानुपाती है, मोलालता के। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोलालता के समानुपाती होता है। कौन सा नियम है तो देख लीजिए, क्वेश्चन का नाम है क्वथनांक में उन्नयन संबंधित रोल्ट का नियम। तो ये आंसर, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीवी, किसके समानुपाती हो, मोलालता के समानुपाती हो। और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट क्या जुड़ेगा, के जुड़ेगा। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, के बी एम। अच्छा, के भी जुड़ता है इस प्रकार से, क्वेश्चन क्या जुड़ गया, के भी जुड़ गया। बस कुछ है ही नहीं हमको लगता है इस परिभाषा में, काहे का टेंशन, फालतू का टेंशन, ठीक है। बहुत आसान चीज है। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन जो डेल्टा टी होता है वो मोलालता स्मॉल एम के समानुपाती होता है। हट, ये सब क्वेश्चन है, सब क्या चीज मजाक बना दिया है। और ये देखो जो क्वथनांक में उन्नयन था उसी पद है तो हिमांक में अवनमन, वो वाला याद हो गया। बस इसमें डेल्टा टीएफ लगाना है, बस वही चीज है। डेल्टा टीवी की जगह डेल्टा टीएफ लगाना है, एकदम सेम क्वेश्चन, एक वो याद है, एक पर एक माल फ्री है, वैसा क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे देखिए ये भी वैसा ही है, हिमांक में अवनमन संबंधित रोल्ट के, ये तो और इजी है। अरे वही ना, हिमांक में अवनमन संबंधित जो रोल्ट ने, हिमांक में अवनमन जो संबंधित रोल्ट का नियम है, हिमांक में अवनमन के समान किसके, मोलालता के समानुपाती हो जाता है। बस ये है इसमें, देख लो। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलालता के समानुपाती होता है। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी भी होता है, इसके मोलालता एम होता है, समानुपाती का चिन्ह रहता है तो केफीएम जुड़ जाता है, के एफ। इस थोड़ा समझा देता हूँ यार, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या जुड़ेगा, के एफ जुड़ेगा, ठीक है। जहां पर आपका के एफ क्या, एक स्थिरांक है, जिसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं, और बड़े आसान है और यही बोलूंगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ समीकरण ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा देख लो, ये 5 नंबर में आया था 2021 में। रासायनिक क्रिया में क्या होता है, तेनो विलयन सांद्र विलयन की ओर होता है, पता है ना, पढ़े आए तो थोड़ा देर पहले। और विसरण पढ़ते हो कि विसरण जो गंध नहीं निकलता है, सुगंध, विसरण जैसे कि कुछ सूंघ के पहचानते वही विसरण है, वैसा ही है। यह क्रिया सांद विलयन से तनु विलयन की ओर, इसी का उल्टा है। ये तनु विलयन से सांद विलयन की ओर, ये सांद विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। और इसमें स्पीएम की आवश्यकता, मतलब अर्धपरिगामी में झिल्ली की आवश्यकता इसमें होती है, और इसमें अर्धपरिगामी में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होता है, किस समय, विसरण में। और इसमें देखिएगा जैसे अतिरिक्त दाब लगा करके रोका जा सकता है किसको, परासरण को, लेकिन विसरण को रोक नहीं सकते हैं। देखो हवा, मान लो अगरबत्ती जल रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं, बताओ तो उसको कैद कर सकते हैं, नहीं। यह क्रिया किसी गैसों, अच्छा उल्टा लिखा गया, ये किसी क्रिया किसी गैसों का गुण है और ये किसी विलयन का गुण है, ये थोड़ा उल्टा कर देना, ये उल्टा लिखा गया, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, 5 नंबर में आया था 2021 में। वाष्प दाब न मानो वही चीज प्यार बच्चों, फिर वही चीज समझो समझो, करा दूं। जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दे, वही चीज जो क्वथनांक में उन्नयन करवा रहे थे, तो उसके जो क्वथनांक में जो अवनमन होता है, अवनमन दिख गया ना तो कमी आएगा, उन्नयन दिख गया ना तो वृद्धि होगा। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, उसके हिमांक में जो कमी होता है, क्या चीज, उसके वाष्प दाब न पढ़ा रहे हैं, उसके वाष्प दाब में जो कमी होता है उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। बाकी फॉर्मूला यहाँ से आप लोग देखोगे तो पी ए नॉट माइनस पी ए है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। बाकी कौन क्या है सब चीज दिया हुआ है, ये सब इजी जी है ना, इसीलिए थोड़ा मैं जल्दी चल देता हूँ, इस पर उतना फोकस नहीं करता हूँ। हाँ, ये मोस्ट भी यही क्वेश्चन है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है, तो देखिए किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, वाष्प दाब का अवनमन का सूत्र क्या चाहिए होता है, पी ए माइनस
पी ए नॉट माइनस पी, अभी थोड़ी देर पहले करवाना, इसके पहले नॉर्मल क्वेश्चन, तो इसके पहले किसी बेलियन के बासुदाब में अवनमन क्या होता है, पी ए नॉट माइनस पी ए, तथा शुद्ध विलय का बासुदाब का अनुपात पी ए नॉट के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बासुदाब का अपेक्षिक अवनमन। अरे कभी याद करने की चीज नहीं जिससे हम लोग याद कर रहे हैं आज, नहीं। ये और बट्टा में क्या चीज हो जाएगा, शुद्ध वाला क्या चीज है, पी ए नॉट, इसी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं बासुदाब का अपेक्षिक अवनमन। यानी किसी बेलियन के बासुदाब में अवनमन क्या चीज है, पी ए नॉट माइनस पी ए, तथा शुद्ध 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 विलय के बासुदाब पी ए नॉट के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बासुदाब का अवनमन कहते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, ठीक है, तो बात को समझिए, ये हुआ। और यहाँ पर फार्मूला वगैरह बाकी दिया हुआ है। बासुदाब का अवनमन रोल्ट का नियम है कि यही कहता है किसी विलयन का बासुदाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन उपस्थित विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो फिर से देखिए, ये आपका पूरा क्या चीज है, कहोगे बासुदाब का अवनमन है, ये क्या चीज है, ये मोल प्रवाह है। तो यानी कि यानी कहने का मतलब किसी विलयन का बासुदाब का अपेक्षिक अवनमन मोल प्रवाह के बराबर होता है। हाँ, किसी विलयन का बासुदाब का अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला भी यही ना करवाते, ये देखो यहाँ पर इसके पहले देखिए, इसके बराबर हो जाए, मोल प्रवाह के बराबर हो जाए तो इसको कहा जाता है बासुदाब का अपेक्षिक अवनमन। कहोगे कि इतना आसान आसान चीजें, हाँ प्यारे स्टूडेंट, बस थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है। अगर जो रिवीजन सही वक्त पर कर ले रहा है उसका मजे मजे। अब देखो थोड़ा सा और है, दो को करवाता रहो, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांता पर रोल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहेंगे। बस कुछ नहीं, आदर्श का मतलब सभी ताप एवं सांता पर रोल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। यही पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आदर्श विलयन का शर्त होता है कि घुल यानी कि विलय और विलायक के मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि डेल्टा एच एम आई एक्स मिलाएंगे तो ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बस आपको ये लिखना है कि वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांता पर रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है आदर्श विलयन कहलाता है। फिर आपको लिख देना है डेल्टा एम आई एक्स बराबर 0, यानी ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये लिख देना है। कोई एक वो एग्जांपल दे देना है बस। और फिर डेल्टा भी एम आई एक्स बराबर 0, यानी इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए बस। रॉल्ट का नियम कहता है कि सभी ताप एवं सांता पर वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांता पर रॉल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। तो यही ना रॉल्ट के नियम का पालन ना करे, देखे तो इसमें ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही कोई आयतन में परिवर्तन हुआ, तो कौन सा नियम का पालन कर रहा है, तो रॉल्ट के नियम का पालन कर रहा है, मतलब ये आदर्श विलयन है। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांता पर रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसको हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। बड़े ज्यादा भाट दिख रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है। अब देखिए अनादर्श विलयन क्या, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांता पर रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांता पर रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन। जैसे कि देख लीजिए, इस नॉट इक्वल ताप में परिवर्तन हो जाए, डेल्टा एच में, डेल्टा एच का मतलब हीट होना, ताप में परिवर्तन हो रहा है, और बी एम आई एक्स मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है, भी का मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। तो ये सब चीज था। और ये वाला आपको दिख रहा है हेनरी का नियम 2 नंबर का है, ऐसे 5 नंबर में पूछेगा, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, 5 नंबर में करवा दूंगा। इसका अनुप्रयोग भी पूछा जाता है। तो थोड़ा नियम नियम देख लीजिए, स्थिर ताप पर गैसीय के विलय की मात्रा उसके दाब के कैसा होता है, समानुपाती होता है। स्थिर ताप के किसी बिलियन रुपए से गैसीय विलय की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होता है। ये सब कभी याद करने की चीजें नहीं है, ये सब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। गैसीय विलय की मात्रा एम उसके दाब पी के समानुपाती होता है। स्वाहा चैप्टर एकदम आसान चैप्टर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए और भी क्वेश्चन ऐसे है, देखो 5 नंबर के देखिए, इधर में नीचे देखिएगा था और है, लेकिन मैं इतने पर आपका ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ठीक है। और आपको एक काम करना है, ठीक है, सभी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, और जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं उन्हें आपको अच्छे तरीके से नोट्स ले ले आपको बना लेना है। या तो आप लोग नोट्स अगर चाहते हैं कि आपके सीधे हाथों में हो तो ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर को व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको जुड़ जाना परमानेंट, और आपको बेहतर तैयारी करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करेंगे बहुत अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो ये काम तो आप लोग कर ही सकते हैं, और अभी नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा बताइए तो। और फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।